हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल से आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं, क्लास 12 के सेकेंड टर्म एग्जाम। और ऐसे में हमारे पास जो भी समय बचा हो दोस्तों, उस समय का हमें सदुपयोग करना है, अपने एग्जाम की तैयारी में अपना 100% देना दोस्तों, जिससे हम अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके और उसके बाद जो हमारा लक्ष्य उसे प्राप्त करने में हम और आगे बढ़े। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, द पॉलिटिकल मास्टर चैनल आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आता है, जिसे आप कर अच्छी तरह से समझ विकसित कर सकते हो। और इसी सीरीज में दोस्तों आज इस चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले। जैसे आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज के इससे पहले 2 हमने पार्ट कर लिए हैं। अगर पिछला दोनों पार्ट आप सभी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है 1857 का जो विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा किस प्रकार एकता स्थापित किया गया, इसके पीछे क्या रीजन थे कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, चाहे उसे आप नागरिक विद्रोह कह लीजिए, सैनिक विद्रोह कह लीजिए, ठीक है, वो जो विद्रोह था उसमें सभी लोगों ने एक साथ होकर अंग्रेज के खिलाफ जो है विद्रोह क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था। उसके बाद एक और टॉपिक हम बात करें जिसका नाम है विद्रोह का दमन, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 का विद्रोह को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, वो सारे इस वीडियो में हम बात करने वाले। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, और आप सभी इस रिक्वेस्ट के वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो दोस्तों आपको इस वीडियो के द्वारा आप अपने परीक्षा में जो है आपका क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले आप 100% उसे दोस्तों सोल्व कर सकते हो। तो बस आप लोग वीडियो देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ऐसा क्या किया गया कि जो विद्रोही थे वो एक साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह कर बैठते हैं। तो जो सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा कारण था, वो था दोस्तों 1857 में विद्रोही द्वारा जारी घोषणाओं में जाति धर्म का भेद नहीं किया गया। जहां विद्रोहियों द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती थी, जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती थी, वो जाति, समाज, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर होती थी। यानी इस विद्रोह में विद्रोहियों को बीच एकता स्थापित करने के लिए जो घोषणाएं जारी की जाती थी, वो चाहे भले ही उसमें मुगलों के द्वारा या मुगलों के समय जो शासन व्यवस्था जिसको उसमें नाम लिया जाता था, उनके बारे में बताया जाता था, बट इसमें जरूर ध्यान रखा जाता था कि इससे अन्य धर्म लोगों की जो भावना आहत ना हो। इससे दोनों धर्मों के बीच जो है, तमाम धर्मों के बीच जो है एकता स्थापित होने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इससे जो है इस विद्रोह में विद्रोही बीच एकता स्थापित करने में काफी योगदान रहा। तो वो यह था दोस्तों कि 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति धर्म का भेद नहीं किया, यानी जाति धर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर काम किया गया, राष्ट्रवादिता के आधार पर काम किया गया, एक राष्ट्र के लेकर काम किया गया, जिससे विद्रोहियों में हमेशा एकता बनी रही और विद्रोह आप देख सकते किस प्रकार से सामने रूप से होता चला रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से प्रभावित हुए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है 1857 का जो विद्रोह था उसमें ये क्या, इसमें ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, और इसका तत्कालीन कारण भी था कि भाई ये अफवाह फैली थी कि भाई ब्रिटिश सरकार ने जिस राइफल का प्रयोग किया है, एनफील्ड राइफल्स का, उसमें जो कारतूस लगता है वो हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट कर दे, क्योंकि उसमें जो चर्बी लगी होती थी, जो कारतूस है, जो खोल होता था, छीला जाता था दांतों से, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट होता और सैनिक दोनों हुआ करते थे। तो ऐसे में ये तमाम चीजें थी जिसके माध्यम से विद्रोहियों में और अधिक एकता स्थापित हुई। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से विद्रोह आगे बढ़ता है, तो और 11 मई को वहां के कुछ विद्रोही जत्थे जो है बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में थे, उनसे विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए आग्रह करते और बहादुर शाह जफर द्वारा जो है आग्रह को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके माध्यम से विद्रोहियों को एकता स्थापित करने में काफी मददगार साबित हुई, काफी मदद मिले दोस्तों। क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले कि हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था, यानी
जो भी पेपर निकाला जाता था, जो भी पत्र निकाला जाता था, जिससे लोगों को विद्रोह के बारे में जागरूक किया जाता था, उसमें उन तमाम बातों को जिक्र किया जाता था जो अंग्रेजों से पहले जो मुगल साम्राज्य था, और मुगल साम्राज्य में किस प्रकार से सभी धर्मों को समान माना गया, ठीक है, सभी धर्मों को बंधुत्व के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। वो सारी बातें यहाँ पर लोगों को बताई जाती थी, जिससे विद्रोही में एकता की भावना और ज्यादा जागृत हुई, और फिर वही सत्ता स्थापित करने लोगों की मांग थी कि भाई अंग्रेजों से अच्छा वो लोग थे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं था। तो ये भी एक तरीका था विद्रोही में एकता को स्थापित करने के लिए, एकता को कायम करने के लिए। चौथा जो सबसे बड़ा कारण था वो था बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई दी गई। मतलब जो भी घोषणाएं जारी की जाती थी, जो भी पत्र निकाले जाते थे विद्रोही द्वारा, जो आह्वान किया जाता था, उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों का नाम लिखा होता था। मोहम्मद के नाम की दुहाई दी गई, महावीर के नाम की दुहाई दी गई, भाई आपको मोहम्मद की कसम, महावीर की कसम, आपको युद्ध में शामिल होना है, अपने देश के लिए अपना योगदान देना है। तो इस तरीके से जो पर्चे छापे जाते थे उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों का नाम होता है। ऐसा नहीं किसी एक धर्म या किसी एक विशेष धर्म का नाम होता था, ऐसा नहीं था। सभी धर्मों की दुहाई दी जाती थी, जिससे विद्रोहियों में एक और भावना स्थापित होती है भाई एकता की। और ये विद्रोह करने में एक बहुत बड़ा कारण था कि सभी विद्रोही जो है 1857 के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ मिलकर एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के जो कुशासन था उसके खिलाफ वो धावा बोल देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो विद्रोहियों ने बरेली में जो है हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए वहां पर 50,000 रुपए खर्च किए थे। देवबंद में 50,000 रुपए खर्च किए, परंतु वो उससे भी हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग नहीं कर पाए वो, और उनका ही नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते थे हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए, बट वो इस एकता को तोड़ नहीं पाए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 का जो विद्रोह था उसका दमन किस प्रकार किया। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो विद्रोह का दमन किया गया, दमन का सबसे पहला तरीका था कि भाई उसमें क्या लागू किया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ और मुकदमा। मार्शल लॉ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों और को दमन करने के लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए एक नियम बनाया। इस नियम के आधार पर अगर कोई भारतीय एक जगह इकट्ठे होते थे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा चलाया जाता था, और उसकी एक ही सजा होती थी जिसका नाम था सजाए मौत, जिसे आज लोग आप धारा 144 कहते हैं, 144 कहते हैं। यानी यहाँ पर 4 से अधिक लोग जो है जमा नहीं हो सकते थे। ठीक है, अगर कोई 4 से 5 लोग इकट्ठे होते उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके तहत सिर्फ कानून को ही नहीं, सिर्फ ब्रिटिश अफसरों को नहीं, ब्रिटिश के अन्य व्यक्तियों को भी, ब्रिटिश के हर नागरिकों को भी अधिकार दे दिया गया था कि वो भारतीयों पर क्या कर सके, वो भारतीयों पर केस कर सके, उन पर मुकदमा दर्ज कर सके इस लॉ के माध्यम से। यानी पूरी तरीके से भारतीय विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने हथकंडे अपना लिए थे। दूसरा तरीका था सैनिक कार्रवाई। सैनिक कार्रवाई का तरीका यह था कि चूंकि ब्रिटिश सरकार को पता था कि विद्रोह को अगर हमें दमन करना है तो सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा हमें उस पर छूट देनी होगी, ताकि वो अपने जो है भारतीयों पर दबाव बनाकर विद्रोह को समाप्त कर सके। इसी के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली का घेराव किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को दिल्ली के बारे में पता था, क्योंकि विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्व करते थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली घेराव किया, पंजाब और सिंध से, हरियाणा से, ताकि दिल्ली को घेरा जा सके। और अगर दिल्ली को यहाँ से जीत लिया जाए तो ब्रिटिश सरकार को मानना था कि अगर हम दिल्ली को जीत लेंगे तो विद्रोह पूरे कब्जे में आ जाएगा, विद्रोहियों को आराम से हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात तमाम विद्रोही को पता चली और तमाम विद्रोही जो है दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी जो भी जहां लड़ रहे थे, जहां पे विद्रोह कर रहे थे, सभी दिल्ली की गद्दी को बचाने के लिए वहां पर आ पहुंचते हैं, और दिल्ली में भीषण नरसंहार होता है दोस्तों। दोनों तरफ के लोगों को बहुत ज्यादा जो है क्षति उठानी पड़ती है, बराबर लोगों को क्षति उठानी पड़ती है। तो ये इस प्रकार से इसके अलावा गंगा के दोआब की घाटी के आसपास इलाकों में भी लगातार विद्रोह दमन करने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई। ठीक है, तो ये एक तरीका था ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह दबाने का। तीसरा सबसे बड़ा जो तरीका था वो था कूटनीति। कूटनीति तरीका यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े तालुकादार थे, क्योंकि उन तालुकादारों द्वारा, जमींदारों द्वारा भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर चाल क्या चली, ब्रिटिश सरकार ने उन जमींदारों और उन तालुकादारों से ये कहा कि भाई हम आपकी जमीनें वापस कर देंगे,
जिससे जो तालुकादार थे, जमींदार थे, वो ब्रिटिश सरकार के साथ हो गए। मतलब इससे पहले क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों की, इन तालुकादारों की जमीनें ले ली थी, जमींदारी ले ली थी। लेकिन अब कूटनीतिक चाल ब्रिटिश सरकार ने क्या चली, ब्रिटिश सरकार ने चाल चली कि इन जमींदारों की जमीनें जो है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारे साथ हो गए तो हम आपकी जमीनें वापस कर देंगे, आपकी जमींदारी वापस कर देंगे। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल चली, जिसके माध्यम से कुछ जमींदार जो है वो ब्रिटिश सरकार के साथ हो गए। और जो भी जमींदार, जो भी तालुकादार 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, ब्रिटिश सरकार से लड़ रहा था, उनका ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बहिष्कार किया, उनको सजा दी गई। और इस तरह से ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश सरकार के साथ हो गए, उन्हें पुरस्कार दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे उन्हें दंड दिया गया। तो ये सारे तरीके अपनाए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह को दमन करने के लिए। विद्रोहियों, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सरेआम जो है फांसी दे दी गई, है ना, लोगों को डराने के लिए भाई कोई दूसरा व्यक्ति विद्रोह में शामिल ना हो। यानी एक पूरा डर का माहौल बनाया गया जिससे विद्रोह को दबाया जा सके। तो ब्रिटिश सरकार ने इस तरीके से हथकंडे अपनाए विद्रोह का दमन करने के लिए दोस्तों। तो ये 2 टॉपिक आज दोस्तों समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद